हमारे चारों तरफ राजनीतिक दल हैं। सड़कों पर पोस्टर, गाड़ियों पर झंडे और फोन पर उनके मैसेज। ज्यादातर लोगों के लिए तो लोकतंत्र का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज है। लेकिन एक अजीब सी बात है ना? जिस देश की हर समस्या के लिए हम इन्हीं पार्टियों को कोसते हैं, उन्हीं के बिना लोकतंत्र चल भी नहीं सकता। तो सवाल ये है कि अगर ये पार्टियां इतनी ही बड़ी मुसीबत हैं, तो फिर ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्यों है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वो इस बारे में क्या बताते हैं। ये सवाल आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। आज हम दिए गए सोर्सेज की मदद से इसी रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये असल में लोकतंत्र के लिए करती क्या हैं? क्या ये वाकई जरूरी हैं? और अगर हैं, तो भारत में इनके सामने वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो इन्हें इतना अलोकप्रिय बनाती हैं? और सबसे अहम बात, क्या इन्हें सुधारा भी जा सकता है? दिलचस्प बात यह है कि हम पार्टियों को सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखते हैं, मतलब जीत और हार। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि उनका सबसे जरूरी काम शायद पर्दे के पीछे होता है। यानी देश भर के लाखों अलग अलग बिखरे हुए विचारों को छानकर देश के लिए कुछ ठोस नीतियां और एक दिशा तय करना। चुनाव तो बस उस दिशा पर जनता की मोहर लगाने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोर्सेस के मुताबिक पार्टियों का काम एक एग्रीगेटर का है। वो समाज के अलग अलग मतभेदों को एक मंच पर लाती हैं। जरा सोचिए, अगर पार्टियां ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? हर उम्मीदवार आजाद होगा, अपनी छोटी छोटी बातों पर चुनाव लड़ेगा। कोई भी देश के लिए बड़े नीतिगत बदलावों का वादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लागू करने के लिए उसके पास बहुमत का कोई रास्ता ही नहीं होगा। सरकार शायद बन भी जाए, लेकिन वो हमेशा अस्थिर रहेगी। अच्छा, क्योंकि हर सांसद अपनी मर्जी का मालिक होगा। ये तो पूरी तरह से अराजकता वाली स्थिति लगती है। मतलब कोई किसी के प्रति जवाबदेह ही नहीं होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, कोई जवाबदेही नहीं। पर सोर्सेस पार्टियों के कुछ और भी काम गिनाते हैं। हाँ, जैसे सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना। हाँ, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पार्टियां सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, वे नेता तैयार करती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं और फिर मंत्री बनाकर सरकार चलाती हैं। और जो पार्टी हार जाती है, उसका काम खत्म नहीं होता, बल्कि और भी जरूरी हो जाता है। विपक्ष की भूमिका? हाँ, वो विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखती है, उसकी गलत नीतियों की आलोचना करती है। एक तरह से ये लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सोर्सेस इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि आज का विपक्ष क्या वाकई में सिर्फ गलत नीतियों की आलोचना कर रहा है, या फिर सिर्फ हर बात का विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सोर्सेस सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो इस ओर इशारा जरूर करते हैं कि पार्टियों के बीच वैचारिक अंतर कम होने से विपक्ष की भूमिका भी धुंधली हुई है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और काम है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, आम आदमी को सरकार तक पहुंचाना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक आम नागरिक के लिए किसी बड़े सरकारी अधिकारी से मिलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अपने इलाके के पार्टी कार्यकर्ता या नेता तक पहुंचना ज्यादा आसान है। इस तरह पार्टियां सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करती हैं। ठीक है, तो ये साफ है कि पार्टियों के बिना एक बड़ा और जटिल लोकतंत्र नहीं चल सकता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कितनी पार्टियां होनी चाहिए? चीन में एक है, अमेरिका ब्रिटेन में 2 प्रमुख पार्टियां हैं और भारत में तो गिनती ही नहीं है। हमारे सोर्सेज भारत की इस बहुदलीय व्यवस्था को अस्तव्यस्त यानी मेसी कहते हैं। ये शब्द थोड़ा नकारात्मक लगता है। हाँ, और सोर्सेज इस मेसी शब्द का इस्तेमाल एक खास वजह से करते हैं। उनका तर्क है कि ये अस्त-व्यस्त लगना असल में भारत की सेहत की निशानी है। कोई भी देश अपनी पार्टी प्रणाली को चुनता नहीं है, ये उस देश के समाज, उसकी विविधताओं और इतिहास से खुद ब खुद विकसित होती है। मतलब ये कि भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं, धर्म, जातियां और संस्कृतियां हैं, वहां 2 पार्टियों की ये साफ सुथरी व्यवस्था असल में तानाशाही जैसी होगी। क्योंकि करोड़ों लोगों की आवाज तो दबी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें गठबंधन सरकारों की अस्थिरता और खींचतान के तौर पर एक मैस दिखता है, वो असल में अलग-अलग आवाजों को एक साथ लाने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, भारत की बहुदलीय व्यवस्था यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक विविधता का ही प्रतिनिधित्व है। ये हर छोटे बड़े समूह को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक मौका देती है। 2004 के चुनावों में इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला था,
जब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े गठबंधन बने, जैसे बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए, जहां कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने हितों के साथ एक मंच पर आईं। ये मेसी था, पर रिप्रेजेंटेशनल भी था। तो अगर ये पार्टियां इतनी जरूरी हैं और भारत की बहुदलीय व्यवस्था हमारी विविधता का आईना है, तो फिर लोग इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? यहीं पर बात उन 4 चुनौतियों की आती है जिनका जिक्र हमारे सोर्सेज में है। और पहली है पार्टियों के भीतर ही लोकतंत्र की कमी। हाँ, और ये एक वैश्विक समस्या है। ज्यादातर पार्टियों में सारी शक्ति कुछ गिने चुने शीर्ष नेताओं के हाथ में सिमट कर रह जाती है। पार्टियों में ना तो नियमित रूप से सदस्यता की सूची बनती है, न संगठन के चुनाव होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक आम कार्यकर्ता के लिए मेहनत करके ऊपर उठने का कोई पारदर्शी रास्ता नहीं होता। पार्टी के सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी नेता के प्रति व्यक्तिगत वफादारी हो जाती है। लेकिन क्या ये हमेशा बुरा है? क्या सोर्सेज में इस बात का जिक्र है कि एक मजबूत नेता जिसके प्रति लोग वफादार हों शायद पार्टी को ज्यादा स्थिर और निर्णायक बना सकता है? या ये हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरा ही है? रिसर्च इस ओर इशारा करती है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसी से दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है, वंशवादी उत्तराधिकार, मतलब डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक सक्सेशन। जब पार्टी में ऊपर उठने का कोई पारदर्शी रास्ता नहीं होता, तो नेताओं के लिए अपने परिवार के लोगों या करीबियों को आगे बढ़ाना सबसे आसान हो जाता है। ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग सीधे सत्ता के बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। और फिर आती है तीसरी चुनौती, जो शायद लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। चुनाव में पैसा और बाहुबल, यानी मनी एंड मसल पावर। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। सोर्सेस बताते हैं कि पार्टियों का सारा ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने पर होता है, इसलिए वे ऐसे उम्मीदवार ढूंढती हैं जो या तो खुद बहुत अमीर हों या चुनाव के लिए पैसा जुटा सकें। कई बार तो चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों को भी टिकट दे दिया जाता है। इसका एक खतरनाक नतीजा ये होता है कि अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों का पार्टियों की नीतियों पर असर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो ये कि पार्टियों के पास अब कोई सार्थक विकल्प ही नहीं बचा है। मतलब हम सोचते हैं कि हम 2 अलग-अलग विचारधाराओं में से चुन रहे हैं, पर सोर्सेस कह रहे हैं कि असल में हम एक ही जैसे प्रोडक्ट की अलग-अलग पैकेजिंग देख रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए काफी निराशाजनक बात है। ये वाकई निराशाजनक है। हाल के सालों में दुनिया की ज्यादातर बड़ी पार्टियों के बीच खासकर आर्थिक नीतियों को लेकर वैचारिक अंतर लगभग खत्म हो गया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का उदाहरण दिया गया है, जो कभी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, पर अब उनकी नीतियां काफी मिलती जुलती हैं। भारत में भी प्रमुख दलों की आर्थिक नीतियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। इससे उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचता जो सच में एक अलग तरह की व्यवस्था चाहते हैं। तो ये चारों चुनौतियां, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद, पैसा अपराध और विकल्पों का अभाव, ये तो एक बहुत ही अंधकारमयी तस्वीर पेश करती हैं। तो क्या कोई उम्मीद है? क्या इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है? सोर्सेज में कुछ सुधारों का भी जिक्र है जो किए गए हैं। हाँ, कुछ कोशिशें जरूर हुई हैं। एक बड़ा कदम था दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करना। अब अगर कोई विधायक या सांसद पैसे या पद के लालच में पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले एक शपथ पत्र देना पड़ता है। एफिडेविट। हाँ, एफिडेविट, जिसमें उसे अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होती है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक शंका भी जताई गई है। ये साफ नहीं है कि इन कदमों से असल में जमीन पर कितना फर्क पड़ा है। दल बदल आज भी दूसरे तरीकों से हो रहा है और शपथ पत्र की व्यवस्था के बावजूद राजनीति में अमीरों और अपराधियों का प्रभाव कम हुआ है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो और क्या रास्ते सुझाए गए हैं? उनके लिए अपने सदस्यों का रिकॉर्ड रखना, समय पर संगठन के चुनाव कराना और अपने ही संविधान का पालन करना अनिवार्य बना दिया जाए। दूसरा, महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कम से कम 1/3 टिकट महिला उम्मीदवारों को देना अनिवार्य किया जाए। और एक सुझाव चुनावों में सरकारी फंडिंग का भी है। हाँ, जिसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कहते हैं। इसका मकसद चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना है। सरकार पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे ताकि उन्हें अमीर कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल वही है जो आपने पहले उठाया था कि क्या पार्टियां खुद पर लगाम लगाने वाले किसी कानून के लिए कभी तैयार होंगी? ये तो ऐसा ही है जैसे किसी से कहा जाए कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। बिल्कुल।
और यहीं आकर सोर्सेज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिर्फ कानूनी सुधार काफी नहीं है। सुधार के दो और रास्ते हैं जो शायद ज्यादा मुश्किल लेकिन ज्यादा असरदार हैं। पहला रास्ता है जनता का दबाव। आम नागरिक, मीडिया और सामाजिक संगठन जब याचिकाओं, अभियानों और आंदोलनों के जरिए पार्टियों पर लगातार दबाव बनाते हैं तो उन्हें बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा और सबसे सीधा रास्ता है खुद राजनीति का हिस्सा बनना। जो लोग राजनीति को बदलना चाहते हैं उन्हें बाहर बैठकर सिर्फ आलोचना करने के बजाय मैदान में उतरना होगा। जैसा कि इन दस्तावेजों में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, खराब राजनीति की समस्या को ज्यादा और बेहतर राजनीति से ही हल किया जा सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। यानी अगर सिस्टम गंदा है तो उसे साफ करने के लिए सिस्टम में घुसना ही पड़ेगा। आज की चर्चा में हमने इस पूरे पैराडॉक्स को समझा कि पार्टियां लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी हैं, वो कौन से काम करती हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और साथ ही वो किन गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं जिनका इलाज मुश्किल लग रहा है। आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि राजनीतिक दल समाज का एक नाकिस लेकिन जरूरी आईना है। जो कमियां हमें उनमें दिखती हैं वो अक्सर हमारे समाज की परछाई होती हैं, और उनमें सुधार तभी संभव है जब आम जनता एक दर्शक बने रहने के बजाय एक सक्रिय भागीदार बने। और हमारे श्रोताओं के लिए आगे सोचने के लिए एक सवाल। हमारे सोर्सेज में बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का जिक्र है, जिन्होंने अपने देश की राजनीति से तंग आकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजनीति को सुधारने का बेहतर तरीका क्या है? मौजूदा पार्टियों को अंदर से बदलने की मुश्किल और लंबी लड़ाई लड़ना, या फिर एक बिल्कुल नई साफ सुथरी पार्टी बनाकर पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना? इस पर जरूर सोचिएगा।